कुछ छोटी छोटी सी टिप देना चाहूँगा मैं यहाँ पे। देखो नंबर एक बात क्या है, आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो एग्ज़ाम मैंने भी दिए है, बीटीसी के, सीटेट भी क्लियर किया है, सुपर टेट का नंबर है अब। तो बात क्या है कि आपको क्या करना है, अगर आप पेपर देने जा रहे हो उसके बाद क्या है, पेपर में भाई आप कितना पढ़ लोगे, जितना भी पढ़ लोगे एक आध सवाल ऐसा होगा जो आपसे नहीं आता होगा। तो इस केस में क्या करना है, अब मान लो बाल विकास का या किसी भी सब्जेक्ट का एक सवाल आ गया जो आपसे नहीं आता, तो आपको क्या करना है, आपको छोड़ के कभी नहीं आना है। आपको उसके बारे में जो भी सब्जेक्ट के बारे में आपको जानकारी है वो आप वहाँ पे लिख देना है, कभी भी छोड़ के नहीं आना है, पहली बात। दूसरी बात क्या है, अच्छी हैंड राइटिंग में लिखना है और क्या है, कॉन्फिडेंस के साथ लिखना है। जब टीचर चेक करता है हमेशा पहला सवाल जो आपका लिखना है जो आपसे सबसे अच्छा आता हो, सबसे बढ़िया सवाल आता हो, सवाल का उत्तर जो सबसे बढ़िया आता हो वो आपको सबसे पहले लिखना है। उससे क्या होगा, जो टीचर होगा वो आपकी कॉपी आगे चेक नहीं करेगा, वो सिर्फ पहला सवाल पढ़ेगा। तो टीचर जो कैसे चेक करते हैं, मैंने भी काफ़ी कॉपियाँ चेक की है, तो टीचर कैसे चेक करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। क्या आपके सबसे पहले तो आएंगे वस्तुनिष्ठ, उसमें आपको ऑप्शन लगाने हैं, वो आपको ऑप्शनल आप कर दीजिएगा। उसके बाद जो आप पहला सवाल करोगे थ्योरी का, जिसमें आपको लिखना होता है 5-6 लाइन, तो उसमें आपको क्या करना है, उसमें आपको सबसे पहले वो सवाल उठाना है जो आपको सबसे अच्छा आता होगा। क्यों? क्योंकि एग्जामिनर क्या करेगा, वो सबसे पहले वही सवाल पढ़ेगा जो आपने सबसे पहले लिखा होगा। तो इसलिए और उसी से आपकी कॉपी का प्रिसेप्शन बना लेगा कि हाँ ये बच्चा इस कैटेगरी का है, कि हाँ थोड़ा सा बुद्धू है, ठीक है, थोड़ा सा होशियार है या बहुत होशियार है। तो आपको जो पहला सवाल है वो थोड़ा सा साफ साफ लिख के आना है। दूसरी बात, हम क्या करते हैं आखिरी में जब टाइम कम बच जाता है तो हम गंदी गंदी हैंड राइटिंग में लिखते हैं। उससे क्या होता है, उससे जो एग्जामिनर कॉपी चेक करने वाला होता है वो ना उसे पढ़ता नहीं है, उसे बिना पढ़े वो क्या कर देता है, अगर वो 2 नंबर का होगा तो उस पर आधा नंबर दे के आगे बढ़ जाता है। तो आपको ऐसे नहीं करना है, तो आपको शुरू से ही स्पीड लेके चलनी है आखिरी तक, और आखिरी में भी आपको अपनी हैंड राइटिंग इस तरह से लिखनी है कि एग्जामिनर बिना पढ़े 2-4 उसके एग्जामिनर जो चेक करता है कॉपी तो वो क्या करता है, आपका आंसर लिखा हुआ है, पूरा उत्तर लिखा हुआ है, उसमें से वो 5 से 7 शब्द पढ़ेगा। अब 5 से 7 शब्द पढ़ेगा मतलब पहली वाली लाइन से 2 शब्द पढ़ लिए, दूसरी वाली लाइन से 3 शब्द पढ़ लिए, चौथी लाइन से 1 आध शब्द पढ़ लिया, अगर आपकी हैंड राइटिंग अच्छी है तो आपको क्या करना है, इस केस में आपको मैंने बताया कोई भी सवाल छोड़ के नहीं आना है। अगर आपको वो सवाल नहीं आता है तो कुछ भी सब्जेक्ट से, देखो सब्जेक्ट आपको ओवरऑल सब्जेक्ट के बारे में जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद जो सवाल में वो पूछ रहा है आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा कि हाँ वो इस बारे में पूछ रहा है। मान लो बाल विकास के बारे में पूछ रहा है तो बाल विकास के बारे में या TLM के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। आपको अगर ज़्यादा भी नहीं आता होगा तो आप क्या कीजिएगा, उसे थोड़ा सा सवाल को लाइन से लिखिएगा और सब्जेक्ट के बारे में पूरा ओवरऑल लिख दीजिएगा, ठीक है। उससे क्या होगा, एग्जामिनर को लगेगा कि आपने जो सवाल किया है वो सही किया है, और आपको अगर वो 2 नंबर का होगा तो 2 नंबर देके वो आगे बढ़ जाएगा। कोई भी एग्जामिनर आपका उत्तर नहीं पढ़ता है, बस आपको क्या करना है, उसका बनाना है क्या, उल्लू। अब उल्लू कैसे बनाना है, साफ साफ लिखना है, कॉपी आखिरी तक भर के आनी है, शुरू से ही स्पीड लेके चलनी है और कोई भी सवाल नहीं छोड़ना है, ठीक है। तो ये हो गई हमारी बात। तो बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से पेपर दे के आना। और अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है मैथमेटिक्स में या किसी भी सब्जेक्ट में, ठीक है, आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा। जैसे कि मैं जानता हूँ कि आपकी ट्रेनिंग चल रही होगी, और जो आपकी ट्रेनिंग है उसके साथ साथ ही मैं एक लेक्चर डेली रोज़ आपके लिए डाल रहा हूँ। तो इससे क्या फ़ायदा होगा, मैं क्या सोच के डाल रहा हूँ कि जो मैथमेटिक्स होती है, जो गणित होती है, वो अगर आप एकदम से करोगे कि पेपर आ गया है और तुम उठा के चल दिए उसे कि हाँ अब हम मैथमेटिक्स करेंगे, उसकी तैयारी करेंगे 2 दिन में, तो ऐसा संभव नहीं होता। क्यों? पहले मैथमेटिक्स को, गणित को समझना होता है, फिर उसके बाद उसकी प्रैक्टिस करनी होती है, उसके बाद ही जब वो हाथ में को निकल जाती है, और उससे क्या होता है, ऐसा करने से हमारा जो गणित में डर है वो ख़त्म हो जाता है, और वो ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है अगर आपको पास होना है, अच्छे नंबर लाने हैं गणित में। तो मैं ये सलाह दूंगा, तो आप क्या कीजिएगा, लेक्चर देखिएगा शुरू से और उसकी 2 से 3 बार प्रैक्टिस कीजिएगा। एग्जामिनर क्या करेगा, एग्जामिनर क्या कर सकता है आपका, जो आपके मॉडल पेपर में क्वेश्चन दिया हुआ है, मान लो उसने मॉडल पेपर में एक सवाल दिया हुआ है, उसने बोल दिया कि राम की राशि 5 है,
ऐसा आपके मॉडल पेपर में सवाल था। तो वो क्या कर सकता है, इसे 5 को हटा के वो क्या कर देगा, राम की राशि 10 है, इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं कर सकता। और दूसरी बात क्या है, मैं हर एक सवाल में एक कॉन्सेप्ट जो होता है उसके पीछे उसे क्लियर कर रहा हूँ। तो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप बेझिझक कमेंट कीजिएगा, मैं उसका समाधान निकाल के आपके पास तक किसी न किसी तरह से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो अब क्या है, सवाल नंबर 49 तक हम करा चुके थे। आज हम सवाल नंबर 50 से शुरू करते हैं और आपके मॉडल पेपर में सवाल नंबर 56 तक है टोटल। और तो इसलिए हो सकता है ये आपका आखिरी लेक्चर हो। जो सवाल नंबर 50 है वो किस तरह से है, वो कह रहा है 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए, वृत्त पर एक बिंदु P लीजिए, बिंदु P से वृत्त की स्पर्श रेखा खींचिए। देखो अब जो आपकी ये किताब में किया हुआ है इसका सॉल्यूशन, ये क्या किया हुआ है, ये गलत किया हुआ है। देखो एक बात, क्या वृत्त होता है, हमने वृत्त खींच लिया, ये रहा वृत्त, ठीक है, वृत्त खींच लिया। अब वो क्या कह रहा है, 3 उसकी सेंटीमीटर होनी चाहिए त्रिज्या। तो हमने यहाँ पे त्रिज्या 3 सेंटीमीटर ये हमने खींच ली, या सेमी, मैं लिख देता हूँ सेमी, ठीक है, 3 सेमी की हमने त्रिज्या खींच ली। अब क्या करना है, देखो 3 सेमी की जो त्रिज्या होती है, 3 सेमी की जो त्रिज्या होती है हमेशा इस त्रिज्या से, ये भी त्रिज्या है, जो भी सेंटर से लेके परिधि पे आ रही है वो त्रिज्या है। अब क्या है, अब ये तो बात हो गई त्रिज्या की, अब आती है स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा क्या होती है, मोटी मोटी भाषा में स्पर्श रेखा क्या होती है ये आपको पता होना चाहिए, तभी आप बना पाओगे। आपने क्या किया, एक प्रकार में 3 सेंटीमीटर की दूरी ले ली और एक ये वृत्त खींच लिया। उसके बाद क्या करना है आपको, स्पर्श रेखा खींचने के लिए आपको क्या, स्पर्श रेखा का मतलब होता है कि ये 90 डिग्री का कोण बनानी चाहिए यहाँ पे। तो इसके लिए आप क्या करोगे, चंदा जो है ये आप ऐसे चंदा रखोगे, आप देख पा रहे होंगे, ठीक है, चंदा रखा आपने। अब यहाँ पे दिखा रहा होगा 90, यहाँ पे ये 90 दिखा रहा होगा, 90 डिग्री। तो इस 90 डिग्री पे आपको बिंदी लगानी है और इस जहाँ से बिंदी इसके परिधि पे है, यहाँ से ही बिंदी से मिलाते हुए आगे खींच लेना है पूरा, जैसे ये। इसी तरह से अब उसने क्या बोला हुआ है, P बिंदी से स्पर्श रेखा खींचनी है, ठीक है। तो यहाँ से हमने जैसे जो यहाँ पे किया वैसे ही हमें क्या करना है, उसने कुछ नहीं दिया हुआ है, तो अब एक रेखा यहाँ खींचेंगे और यहाँ से भी हम क्या करेंगे, एक 90 डिग्री का क्या करेंगे, देखो ये लाइन हो गई, ये थोड़ी सी एक्स्ट्रा खींच लेंगे, थोड़ी सी बाहर तक लेके जाएंगे, ठीक है। यहाँ तक तो आप सॉलिड लेके जाना, सॉलिड का मतलब है बिना मिटी हुई, और यहाँ से क्या डॉट 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 लेके जाना, मतलब कि बिंदी 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 आगे तक लेके जाना। उसके बाद क्या है, यहाँ पे आप रखोगे अपना चंदा, चंदा रखोगे, यहाँ पे आ रहा होगा 90, यहाँ पे आप लगाना एक बिंदी, और इस परिधि के इस बिंदी से ये मिलाते हुए रेखा आगे तक खींच देना। जब रेखा आगे तक खींच जाएगी तो जो ये पॉइंट आएगा, ये बिंदु आएगी, इसे नाम दे देना P। ये हो गया। और जो हमेशा जो इसका सेंटर होता है उसे नाम देते हैं O। आप इन्हें कुछ भी नाम दे सकते हैं, ये ऊपर नीचे वाले हैं, मैं इसे A दे देता हूँ और इसे दे देता हूँ B। ये आपका सवाल हो जाता है। अब इसमें क्या है, 2 बात मैंने बताई, क्या, ये हो गई उसकी त्रिज्या, ठीक है, एक इसके सेंटर से लेके इसकी परिधि तक त्रिज्या हो गई। दूसरी बात मैंने क्या बताई, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आने वाला है आपके उसमें सवाल, अगर आएगा, अगर एक सवाल आपका आएगा बनाने के लिए प्रकार से या चंदा से, तो उसमें से स्पर्श रेखा जरूर आएगा। तो अब स्पर्श रेखा में क्या है बताया मैंने, वो हमेशा जो परिधि पे बिंदु मिलता है त्रिज्या से, अगर मैंने सेंटर से त्रिज्या खींची और ये बिंदु आया परिधि पे, इससे 90 डिग्री के कोण बनाता है। अब इस लाइन को आगे बढ़ा लो, 90 डिग्री का चंदा रख के कोण देख लो कहाँ पे आएगा, उस पर बिंदी लगाओ और मिला दो, ये आ जाएगा P। जो ये P आ जाएगा वैसे ही हमें ऐसा करना है, ठीक है, यहाँ दूसरी तरफ भी ऐसे ही करना है, और ये यहाँ पे मिल जाएगा तो ये P आ जाएगा। कभी कभी क्या होता है, वो बोल देता है क्या कि इन दोनों के बीच का, इन दोनों त्रिज्या के बीच का एंगल भी दे देता है,
ठीक है, तो हमें क्या करना है, अगर वो कह रहा है कि इन दोनों त्रिज्या के बीच का कोण कितना है 120, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे क्या रखना है, यहाँ पे फिर से वही रखना है चंदा अपना, और 120 पे मार्क लगाया और यहाँ से ये आगे बढ़ा देना है। ठीक है, लेकिन फिलहाल उसने नहीं पूछा हुआ, तो ऐसे करना है हमें। तो जो वो कोण दे रहा है वो हमें लेके चलना है हमेशा। कोण तो वो देगा, लेकिन स्पर्श रेखा में वो कभी नहीं बताएगा क्या कि यहाँ पे जो स्पर्श रेखा होती है वो त्रिज्या पे 90 डिग्री का कोण बनाती है, वो ऐसा कभी नहीं बताएगा। तो ये सवाल हो गया हमारा 50वां। अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। 51वां सवाल है, देखो जैसे आपकी किताब में 51वां सवाल किया हुआ है वैसे ही ये होना है या करना है। अब वो क्या कह रहा है, लखनऊ से आगरा की दूरी और लखनऊ से इलाहाबाद के बीच की दूरी का, देखो लखनऊ को मैं ले लिख देता हूँ, तो लखनऊ से आगरा की दूरी बटे, देखो जब ये रेशो में आता है, अनुपात में आता है, 3:8 लिखा हुआ है जैसे यहाँ पे, तो जो अनुपात है इसका मतलब है 3:8 का मतलब है 3/8। ठीक है, मोटी सी बात, सीधी सी बात। अब क्या है, लखनऊ से इलाहाबाद की दूरी, तो मैंने लखनऊ से इलाहाबाद, ये क्या था, आगरा। ठीक है, तो इनका जो अनुपात दिया हुआ है वो दिया हुआ है 3:8, तो हम ऐसे ही लिख लेंगे जैसे इसने बताया हुआ। अब क्या है, लखनऊ से इलाहाबाद की दूरी 200 दी हुई है, तो लखनऊ से इलाहाबाद की दूरी मतलब ये उसने 200 दे दी सवाल में। तो अब क्या करेंगे हम, अब अगला स्टेप जो होगा लिखेंगे लखनऊ से आगरा की दूरी बटे, अब इसका मान दिया हुआ है 200, तो हम इसका मान ही रख लेंगे 200 बराबर 3/8। अब ये क्या है, इसका मान निकालना है तो इसको अकेला करना पड़ेगा। अकेला करने के लिए 200 को दूसरी तरफ भेजना पड़ेगा। 200 दूसरी तरफ जाएगा तो इधर भाग में है, तो दूसरी तरफ जाने पे वो क्या हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा, तो ये आ जाएगा गुणा 200 और यहाँ से हट जाएगा। बात समझ में आई। अब क्या करना है, हमें इसे सोल्व करना है। इसे सोल्व करने के लिए अगर हम काट दें, इसे 4 से काट दें, 4 दूनी 8, 4 पंजे और 0, 50 आ गया। अब इसे भी काट दें तो 2 से कटेगा 25, तो 25 दिया कितना आ गया, 75। जो भी मीटर में दिया हुआ होगा, किलोमीटर में दिया होगा, तो 75 किलोमीटर क्या आ गया, लखनऊ से आगरा की दूरी 75 किलोमीटर आ गई। अब क्या है, ये बता रहा है कि एक घनाकार ठोस का आयतन 125 घन सेमी है। तो देखो घनाकार क्या होता है, ठीक है, घनाकार ऐसा होता है कुछ, मतलब उसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई एक समान होती है। ठीक है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई एक समान होती है, तो उसका आयतन 125 घन दिया हुआ है। देखो इसका आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, इसका आयतन लिखूं मैं, तो आयतन होता है, आयतन का फॉर्मूला भुजा का घन होता है। ठीक है, अब क्या है, आयतन कितना दिया हुआ है, आयतन दिया हुआ है 125 बराबर भुजा का घन। 125 को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो 125 जो बनता है, अगर मैं 5 की गुणा, देखो यहाँ देखिएगा ध्यान से, 5 गुणा 5 तो क्या आ जाता है, 125 आ जाता है। देखो 5 पंजे 25, 25 पंजे 125, आ गया 125। तो मतलब मैं 125 को लिख सकता हूँ, ये इसका मतलब हुआ 5 की पावर 3। तो मैं क्या करूँगा, 125 को लिख लूँगा 5 की पावर 3 बराबर भुजा का घन। अब ये जो पावर 3 है, ये 3 से 3 कट जाएगा, तो इसकी जो भुजा है, तो भुजा कितनी आ गई, भुजा आ गई 5। जो भी सेंटीमीटर में दिया होगा सेंटीमीटर में, मीटर में दिया होगा मीटर में। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे कुछ पूछ रहा है क्या वो। तो इसका पृष्ठ
एवं विकर्ण ज्ञात कीजिए। तो देखो पृष्ठ क्या होता है, पृष्ठ होता है मतलब जिसे इसका भारी ऊपरी भाग, मैंने क्या बताया था, इसका पृष्ठ का फॉर्मूला क्या बताया था। देखो इसकी इस वाले की बात कर रहा हूँ मैं, जो आगे वाला इसका चेहरा है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा। देखो मैंने बताया था इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई एक समान होती है। मैंने मान लिया कि ए है, ठीक है, ये मैंने बताया था। अब क्या है, इसका जो क्षेत्रफल हो जाता है, जो आगे का चेहरा है, इसका हो जाता है क्या, a गुणा a, तो a स्क्वायर हो जाता है। ऐसे ऐसे इसके 6 चेहरे हैं, तो 6a स्क्वायर इसका पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाता है। तो a क्या है, इसकी एक भुजा, भुजा हमने क्या निकाली थी 5, तो मतलब कि जो इसका पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा, पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 6 और भुजा का वर्ग, तो 6 भुजा कितनी है 5, 5 का वर्ग, तो 6 गुणा ये कितना हो जाएगा 5 गुणा 5, तो 25 छिक्का 150, तो 150 इसका क्या हो गया, पृष्ठ क्षेत्रफल हो गया। अब मैंने क्या बताया था, देखो अब आपको ध्यान कहाँ देना है, ध्यान ये देना है, होशियार बच्चे भी यहाँ पे गलती कर देते हैं। क्या, उसने सेमी में दिया हुआ है, सेमी में दिया हुआ है क्या, सेमी में दिया हुआ है उसने, तो ये क्या आ जाएगा यहाँ, सेमी का स्क्वायर, ये आपको ज़रूर लिखना है। अगर आपने नहीं लिखा तो आपको सवाल आता हुआ भी तो वो 2 में से 1 नंबर देगा और हो सकता है वो दे भी ना, ठीक है। तो अब क्या है सवाल में, सवाल नंबर 54, उसमें क्या है कि एक वर्ताकार दिया हुआ है, एक वृत्त दिया हुआ है, वर्त ऐसा है, ठीक है, ये हो गया वर्त, उसका केंद्र क्या है, उसका नाम दिया हुआ है O, ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है, इसकी 2 त्रिज्याएं OP और OQ इस प्रकार है कि एंगल POQ 120 है। अब देखिएगा इसे क्या करना है, देखो O है, नाम कैसे लिखते हैं, OP हमने लिख दिया OP, ठीक है। अब क्या ध्यान रखना है, हमें OQ इस तरह से बनाना है, अब यहाँ से हमें OQ बनाना है, और OQ बनाना है मतलब O तो ये रहा, और Q कहीं परिधि पे होगा, यहाँ भी हो सकता है, 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 कहीं भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन उसने क्या कहा हुआ है कि जो OQ है या POQ वो कितना है, 120 डिग्री का, तो यहाँ पे हमें चंदा रख के 120 डिग्री के मार्क पे ये खींच देना है, खींच दिया, उसे नाम दे दिया Q का। अब क्या करना है, अब वो कोई स्पर्श रेखा की बात कर रहा है, बिंदु P और Q से वर्त की स्पर्श रेखा खींची गई है जो एक दूसरे को T पे प्रतिच्छेद करती है, एंगल PTQ का मान है। अब क्या है, ये यहाँ पे इसने क्या, ये T पे ये मिल रही है कहीं पे। अब देखो क्या बात है, अब इसमें ये क्या हो गया 120, ठीक है, और ये क्या है, स्पर्श रेखा है, इसका मतलब ये भी 90 है और ये भी 90 है, क्लियर। हमें बताना है, इसका मान बताना है। देखो एक मैं आपको सीधी सी बात बताऊं, कभी भी हमेशा कोई भी चतुर्भुज है, चतुर्भुज मतलब जिसकी 4 भुजा है, जैसे कि यहाँ पे इसकी 4 भुजा है, एक भुजा ये हो गई, 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 मैं कोई भी चतुर्भुज बना लूँ, ठीक है, कोई भी चतुर्भुज बना सकता हूँ मैं किसी भी तरह का, उसके चारों कोणों का योग हमेशा 360 होगा, ठीक है। अब ये क्या है 120, ये कितना है 90, ये कितना है 90, अगर हम इन्हें तीनों को जोड़ लें और 360 में से घटा दें तो इसका मान निकल जाएगा। तो तीनों को जोड़ ले रहा हूँ मैं, तो कितना हो गया 90 90 180 और 20 200, ये हो गया 300, तो ये हो गया 60 इसका उत्तर हो गया। किसी को समझ में नहीं आया, मैं फिर से समझा दे रहा हूँ। देखो
किसी भी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग हमेशा 360 होता है। ठीक है, तो चारों कोण जो त्रिभुज के है ये ऐसे बना हुआ है। ठीक है, तो अब हम इसे सवाल पेपर में कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे कि OPT एंगल OPT बराबर 90 डिग्री, ब्रैकेट में लिखेंगे स्पर्श रेखा। ठीक है, ऐसे ही लिखेंगे एंगल OQT, एंगल OQT कितना है? 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये भी स्पर्श रेखा है। ठीक है, आगे क्या लिखेंगे? एंगल QOP या एंगल POQ, कुछ भी लिख सकते हैं आप, जो सवाल में दिया हो वो लिखोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। POQ कितना है? 120। फिर क्या लिखोगे? चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है। तो चतुर्भुज के चारों कोण का योग होगा कितना? 360 हमेशा। ठीक है, अब क्या है? 3 कोण तो हमें पता है, तो चारों कोण लिख लेते हैं। एंगल OPT प्लस एंगल OQT प्लस एंगल POQ, ये तीनों एंगल मैंने ऐसे कैसे यहाँ उतार दिए। ठीक है, प्लस एंगल जो हमारे से पूछा हुआ है कौन सा? QTP, तो या PTQ एक ही बात है, ये एंगल का साइन होता है बराबर 360। इन्हें जोड़ लेंगे तो इन्हें जोड़ने के बाद कितना आया था हमारे पास? 300 आया था, है ना। 120 प्लस 90 कितना आ गया? 300। प्लस एंगल PTQ बराबर 360। ये 300 जब दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो एंगल PTQ कितना आ जाएगा? 360 माइनस 300, तो एंगल PTQ कितना हो गया? 60 डिग्री का हमारा एंगल हो गया। ये हमें निकालना था, ये हमने निकाल दिया। फिर से बता देता हूँ, क्या दोनों त्रिज्या का बीच का कोण हमें 120 दिया हुआ है। 2 स्पर्श रेखा हो गई, स्पर्श रेखा का मतलब क्या हुआ? 90 डिग्री का कोण। तो ये भी 90 है, ये भी 90 है, ये 120 है। अब ये क्या है? चतुर्भुज है। चतुर्भुज का मतलब ये 4 भुजा है और वो भी बंद है। ठीक है, चतुर्भुज का मतलब होता है 4 भुजा होनी चाहिए, बंद मतलब कि कहीं से खुली हुई होनी चाहिए। तो ये बंद है 4 भुजा। तो चारों भुजा का कोणों का योग हमेशा कितना होता है? 360, जो मैंने यहाँ पे बताया हुआ है। इन तीनों कोण का योग कितना हो गया? 300। अब 360 में से 300 गए तो कितना बचा? 60, जो कि इसका मान आ गया। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम। तो सवाल नंबर 55 हमारा इस तरह से है, जो फिगर सवाल में दी हुई है। ये फिगर क्या है? सवाल में दी हुई है। O केंद्र है और ये हमें D बताना है, मतलब ADB हमें बताना है, ये कोण हमें बताना है। अब इसे कैसे करेंगे? ऐसा सवाल मैं अति लघु में भी करा चुका हूँ, तो देखिएगा कैसे करेंगे। देखो, किसी भी त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना होता है? 180 होता है तीनों कोण का योग, मैंने बताया था। तो हम इसे लिखेंगे, देखो आपकी किताब में पूरा डिटेल में लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे समझा देता हूँ आपको। लिखना कैसे आप किताब में से आप देख ही लोगे। तो ये क्या है? 80 है, ये कितना है? 40। अगर ये वाला कोण देख रहे हैं हम ACB, ये वाला कोण देखें तो ये 80 दिया हुआ है पूरा का पूरा, ये कितना है? 40। तो ये कितना हो जाएगा? 180 में से ये घटा देंगे 80 प्लस 40, तो इसका मान निकल जाएगा। तो देखो, अगर मैं त्रिकोण
ए सी बी की बात कर रहा हूँ, ठीक है, ए सी बी की बात कर रहा हूँ। तो एंगल सी ए बी कितना दिया हुआ है, सी ए बी दिया हुआ है 80 डिग्री का। एंगल ए बी सी दिया हुआ है 40 डिग्री का। एंगल ए बी सी दिया हुआ है 40 डिग्री का। एंगल ए सी बी हम पता करेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो तीनों कोणों का योग, तो त्रिकोण ए सी बी के तीनों कोणों का योग, तो तीनों कोणों का योग कितना होता है, त्रिभुज के कोई भी त्रिभुज हो उसके तीनों कोणों का योग हमेशा 180 होता है। तो ये त्रिभुज है, त्रिभुज ए सी बी के तीनों कोणों का योग 180 होगा। कोई भी त्रिभुज हो उसके तीनों कोणों का योग हमेशा 180 होगा। छोटी सी बात, मोटी सी बात, सीधी बात। आगे बढ़ते हैं, तो इसके तीनों कोण लिख लेते हैं। तो एंगल सी ए बी ये कोण है, एंगल ए बी सी ये कोण है। देखो एंगल सी ए बी ये वाला लिख लिया, एंगल ए बी सी ये वाला लिख लिया, और एंगल ए सी बी ये वाला बचा ए सी बी, तो ए सी बी लिख लिया हमने। एंगल ए सी बी कितना हो जाएगा, बराबर 180 डिग्री। अब क्या है, इनका मान रखते हैं। सी ए बी कितना दिया हुआ है 80, तो हमने लिख लिया 80। एंगल ए बी सी कितना दिया हुआ है 40, तो हमने लिख लिया 40। एंगल ए सी बी हमें नहीं पता, तो हम इसे ऐसा कैसे लिख लेंगे, जोड़ में एंगल ए सी बी बराबर 180। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 120 प्लस एंगल ए सी बी बराबर 180। ये 120 जब बराबर से दूसरी तरफ जाएगा तो यहाँ पे प्लस का है तो इसका साइन बदल जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो एंगल ए सी बी कितना हो जाएगा 180 माइनस 120। अब ये 180 में से 120 जाएगा तो एंगल ए सी बी कितना आ गया 60 डिग्री आ गया। ये चीज़ समझ में आई। दो एंगल हमें दिए हुए हैं, तीसरा हमने निकाल लिया 60 डिग्री। कैसे निकाल लिया, क्योंकि हमें पता है तीनों कोणों का योग कितना होगा 180, दो हमें पता है, तो 180 में से दोनों को घटा लिया तो ये कितना आ गया 60। अब देखिएगा ये 60 है। मैंने अतुलघु में एक सवाल कराया था, उसमें क्या था, एक चाप से, ये चाप हो गई ये वाली, देखो ध्यान से देखिएगा, ये चाप है कि नहीं, ये चाप है, इस चाप से कोण बन रहे हैं। देखो ये कोण बन रहे हैं, एक तो ये, ठीक है, इसके माँ बाप है ये, तो ये हो गया इसका एक बच्चा और ये भी हो गया इसका एक बच्चा, तो दोनों बच्चे बराबर होंगे, इसका मतलब ये भी 60 होगा। ये सवाल में हुआ था। अगर कोई भी चाप है, एक ही चाप से दो कोण निकलते हैं एक वृत्त के परिधि पे, तो दोनों कोण बराबर होंगे। बात समझ में आई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यही हमारे से पूछा हुआ था और ये हमने बता दिया। अब क्या है, सवाल नंबर 56 जो कि आखिरी सवाल है। तो एक प्रतियोगिता में एक गोला फेंक के लिए जो गोला प्रयोग में लिया गया उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उसका आयतन ज्ञात करना है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 616 सेमी स्क्वायर, तो सेमी स्क्वायर दिया हुआ है। तो हमें इसका क्या पता करना है, इसका आयतन पता करना है। तो देखो एक पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका, गोले का, क्या होता है। अगर आपको ये पता होगा तो आप ये सवाल निकाल लोगे। तो एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, बराबर होता है 4 गुणा एक गोले एक वर्ताकार के क्षेत्रफल का एरिया, कितना होता है पाई आर स्क्वायर। एक वृत्त का क्षेत्रफल, एक वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है उससे 4 गुना
होता है गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल। यह आपको मैंने याद रखने की एक ट्रिक बताई है। कब? जब आपको ये पता हो कि एक वर्ग का क्षेत्रफल ये होता है। क्लियर? अब क्या है, गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? 616। इसे लिख लेंगे 616 बराबर 4 गुणा पाई की वैल्यू कितनी हो गई? 22/7 गुणा आर का स्क्वायर, मतलब कि त्रिज्या का स्क्वायर। देख लेते हैं क्या क्या कौन किसे काट रहा है। तो जब ये 4 गुणा में है, देखो यहाँ लिख लेता हूँ, 4 यहाँ क्या है? गुणा में है, तो ये नीचे चला जाएगा, भाग में चला जाएगा। ऐसे ही 22 भी ऊपर है तो ये भी नीचे चल जाएगा, और 7 नीचे है तो ये ऊपर आ जाएगा। ये बात समझ में आई? अब क्या करेंगे, देख लेते हैं कौन किसे काट रहा है। तो 11 दूनी 11 एकम 11, सॉरी 11 पंजे 55, 11 छिक 66, तो कितना आ गया? 56। तो 4 से काटेंगे इसे, 4 एकम 4, 4 चौक 16, 2 से काटेंगे तो कितना आ गया? 7। तो हमारे पास क्या आ गया? 7 गुणा 7 बराबर आर का स्क्वायर। आर के स्क्वायर को अगर हम खोल लें तो हम लिख सकते हैं 7 गुणा 7 बराबर आर गुणा आर। यहाँ से हम साफ देख सकते हैं कि आर की वैल्यू क्या होगी? 7, है ना, जैसे मैंने बताया था। अब क्या करना है, हमारे पास त्रिज्या कितनी आ गई? त्रिज्या आर का मतलब त्रिज्या जो कि आ गई 7 सेमी। अब हमें पता करना है उसका आयतन। उसका आयतन का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। क्या है? गोले का आयतन कितना होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। ये गोले का आयतन का फॉर्मूला है और ये आपको याद करना ही पड़ेगा। एक सवाल आने की पूरी संभावना है। अब क्या है, गोले का आयतन हमें पता करना है। तो गोले का आयतन क्या हो जाएगा? 4/3, पाई की वैल्यू हमें पता है 22/7, और जो आर है, आर का मतलब त्रिज्या, तो आर कितना आता है? 7, तो 7 की 3 बार गुणा, 3 है तो 3 बार गुणा हो जाएगी। इसे अब हमें सोल्व करना है। सोल्व कैसे करेंगे? देखो, नीचे एक 7 है, ऊपर वाले 7 को ले डूबेगा। अब क्या है, इसकी गुणा कर लो और 3 से भाग कर लो। देखो, जब इसकी गुणा करेंगे तो ये कुछ ऐसा आएगा, 4 3 1 2/3। इसे दशमलव में बदलेंगे भाग कर करके, तो कितना आ जाएगा? 1 4 3 7.33। और क्या है? घन सेमी, या फिर ऐसे लिख सकते हो आप कि सेमी क्यूब। ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, जो आपकी मर्जी वो लिख सकते हो। तो यहाँ पे क्या है, आपका जो बीटीसी का मैथ्स है, लघु अति लघु, मैंने सारे करा दिए। अगर आपको फिर भी कहीं भी डाउट आ रहा है, कुछ भी डाउट आ रहा है, बेझिझक कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। मैं आपकी प्रॉब्लम का समाधान करूँगा, जैसे भी मुझे करना होगा वो मैं देख लूँगा। तो अब क्या है, अब आपको कैसे करके आना है। देखो, जैसे मैंने कराया है आपको वैसे ही करके आना है। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात क्या हो गई, जितना ज़्यादा लिख सकते हो, ये हिंदी में जो लिखा हुआ है ना, गोले का आयतन, गोले का आयतन, ठीक है, ये आपको लिख के आना है, पूरा पूरा भर के आना है। ये कहाँ से आया, क्यों आया, ठीक है, ये आपको सब लिखना है। जहाँ पे लिखा हुआ है सेमी का क्यूब, वहाँ सेमी घन या घन सेमी या वर्ग, आपको वो भी जरूर लिख के आना है, नहीं तो उसके वो नंबर काट लेगा। दूसरी बात। तीसरी बात क्या है, आपको कोई भी सवाल नहीं छोड़ के आना है। अगर कोई सवाल ऐसा आ भी गया जो आप पे नहीं आ रहा है, मान लो यही सवाल आया आपके उसमें और आपको उसको नहीं आता, वो थोड़ा थोड़ा आता है या नहीं भी आता, तो आप क्या है, उसके फॉर्मूले लिख के आ जाइएगा। बस फॉर्मूले लिख के आ जाओगे तो भी वो एक आध नंबर दे ही देगा। ठीक है, ये हो गई गणित की बात। कोई सवाल नहीं छोड़ के आना है, सब करके आने हैं। बेस्ट ऑफ लक, बहुत बहुत शुभकामनाएं। कोई भी दिक्कत होगी तो मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।